अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ सवालों के जवाब रटने का सत्र नहीं है। हम ये समझेंगे कि हिंदी व्याकरण काम कैसे करता है। बिल्कुल, मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में कोई भी सवाल आ जाए आप अटकेंगे नहीं। तो बिना किसी देरी के स्लाइड नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये पिछले गृह कार्य से जुड़ा है। हाँ, देखते हैं पिछला ज्ञान कितना पक्का है। तो सवाल कुछ इस तरह है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? विकल्प है ए तरंगिनी, बी सरोज, सी तड़ाग और डी मृगांक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सरोज। सरोज। अच्छा, इसे याद रखने का कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल है। देखो, सरोज शब्द 2 हिस्सों से बना है। सरह मतलब सरोवर या तालाब, और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। तो जो सरोवर में जन्म ले वो सरोज यानी कमल। अरे वाह, मतलब शब्दों को तोड़ो और अर्थ खुद बाहर आ जाएगा। तो फिर बाकी विकल्पों का क्या अर्थ है? तो जो विकल्प ए है तरंगिनी, उसका मतलब है नदी। विकल्प सी तड़ाग, ये तालाब का पर्यायवाची है। तड़ाग मतलब तालाब। और विकल्प डी मृगांक, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ये सबसे दिलचस्प है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृग यानी हिरण और अंक यानी चिन्ह। प्राचीन मान्यताओं में चांद के दाग को हिरण के आकार का माना गया था। क्या बात है, मतलब जिसके अंक पर मृग का चिन्ह हो वो मृगांक। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 पर, जो सर्वनाम के बारे में है। हाँ, ये व्याकरण का बहुत अहम हिस्सा है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? विकल्प ध्यान से सुनिएगा। ए जो सोएगा सो खोएगा, बी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सी उसने कुछ नहीं खाया, और डी वह कौन है जो जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन क्यों? उसने और खाया के बीच भी तो संबंध दिख ही रहा है ना? यहाँ कंफ्यूजन होना लाजमी है। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम वाक्यों के 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे जो सो जिसकी उसकी। विकल्प सी में जो कुछ शब्द है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, मतलब हमें पक्का नहीं पता कि उसने क्या नहीं खाया। बिल्कुल, मात्रा या पहचान तय नहीं है। इसे स्लाइड में यह भी बताया गया है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और मूल सर्वनाम 11 होते हैं। और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य। लेकिन एक बात बताओ, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, है ना? हाँ, शाब्दिक अर्थ यही है। तो इसे सबका नाम क्यों कहते हैं? इसे गणित के x की तरह समझो। संज्ञा किसी खास का नाम है, लेकिन सर्वनाम एक खाली सांचा है। वह शब्द राम के लिए भी आ सकता है और किताब के लिए भी। ये भाषा को आसान बनाता है। एकदम सही। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जहां क्रिया विशेषण का सवाल है। प्रश्न 2, सारे कलाकार ऊपर हैं, इसमें ऊपर किस क्रिया विशेषण से है? विकल्प क्या क्या है? विकल्प है ए परिमाणवाचक, बी स्थानवाचक, सी कालवाचक और डी रीतिवाचक। इसका उत्तर है बी स्थानवाचक। और नीलेश सर ने इसे पहचानने का एक बहुत ही शानदार 4 चाबियों वाला सिद्धांत दिया है। 4 चाबियां? ये कैसे काम करती हैं? देखो, आपको बस मुख्य क्रिया से 4 सवाल पूछने हैं। पहला, कितना? अगर उत्तर मिले तो परिमाणवाचक। दूसरा, कहाँ? उत्तर मिले तो स्थानवाचक। अच्छा, और बाकी 2? तीसरी चाबी है कब, ये कालवाचक है। और चौथी है कैसे, ये रीतिवाचक है। तो हमारे सवाल में क्रिया है। हम पूछेंगे सारे कलाकार कहाँ हैं? उत्तर मिला ऊपर, मतलब स्थानवाचक। ये तो बहुत आसान हो गया, है ना? अब वाक्यों की संरचना से आगे बढ़ के स्लाइड 5 से शब्दों की शुद्धता पर बात करते हैं। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स। प्रश्न 3 में एक अशुद्ध वाक्य है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। बोलते वक्त हम अक्सर मालूम बोल देते हैं, छोटी ऊ की मात्रा के साथ। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। ल में बड़ी ऊ की मात्रा। स्पोकन और रिटन हिंदी का यही तो फर्क है। इसी स्लाइड में कुछ और अशुद्ध शुद्ध जोड़े भी हैं, जैसे कार्यालय, अधीन, जिसे लोग अक्सर आधीन लिख देते हैं। हाँ, और कवियत्री को कवियत्री लिखना बहुत आम गलती है। एक और शब्द है अंतर्धान। अरे हाँ, लोग इसे अंतर्ध्यान बोलते हैं, जैसे ध्यान लगाना। बिल्कुल, पर यह अंतर्धान होता है, इसमें आधा य नहीं आता। ये तो सच में आंखें खोलने वाला था।
अब स्लाइड 6 यानी वोकैबुलरी वॉल्ट पर चलते हैं। प्रश्न 4, जलीय जीवन पर्याय है किसका? उत्तर है सी, मछली का। ये तो सीधा सवाल था, लेकिन इसके साथ जो जानकारी है वो बहुत गहरी है। पानी के पर्यायवाची नीर, तुए, वारी और तालाब के तड़ाग, सरोवर। और एक शब्द जो मुझे बहुत हैरान कर गया, मीनाक्षी। क्योंकि मीन सुनकर लगता है कि ये मछली का पर्यायवाची होगा। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन मीनाक्षी का अर्थ है देवी दुर्गा। मीन मतलब मछली और अक्षी मतलब आंख, यानी मछली जैसी सुंदर आंखों वाली देवी। क्या खूबसूरत अर्थ है। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, विलोम शब्द। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? और उत्तर है ए, गमन का लाघव। हाँ, ये युग्म गलत है। विलोम शब्द ना चुंबक के विपरीत ध्रुवों की तरह होते हैं, वो एक खास तरीके से ही जुड़ते हैं। मतलब किसी भी उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। गमन का मतलब जाना है, तो इसका विलोम आगमन होगा। गौरव का विलोम लाघव होता है। अच्छा, और गरिमा का? लघिमा। सही। लघु का दीर्घ और गुण का दोष या अवगुण। तो शब्दों के अर्थ और रूप समझने के बाद अब स्लाइड 8 पर चलते हैं, वाक्य शुद्धि। प्रश्न 6, मेरे पीछे आप आए का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप विकल्प डी है, मेरे बाद आप आए। पर पीछे बोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि पीछे शब्द स्थान या स्पेस को दर्शाता है, जैसे मेरे पीछे दीवार है। लेकिन जब बात समय की हो तो बाद का प्रयोग होता है। ओहो, स्पेस और टाइम का अंतर एकदम लॉजिकल। इसी स्लाइड पर प्रश्न 7 है, गुटों से अलग रहने वाला के लिए एक शब्द। उत्तर है बी, तटस्थ। तटस्थ मतलब जो किनारे पर स्थित हो, किसी एक पक्ष में ना झुके। इसी के साथ उच्च कुल में जन्म के लिए कुलीन और 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज बताया गया है। लेकिन 2 बार जन्म कौन लेता है? ये अनेकार्थी शब्द है। ब्राह्मण, दांत और पक्षी, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। अरे हाँ, दांत एक बार टूटकर दोबारा आते हैं और पक्षी पहले अंडे के रूप में फिर बाहर आता है। क्या ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। अब स्लाइड 9 देखिए, वाक्य भेद। प्रश्न 8, दुर्भाग्य से वो परीक्षा में बैठ नहीं सका। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। और इसका सही उत्तर है सी, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वो परीक्षा में बैठ नहीं सका। हाँ, इसे ऐसे समझो, सरल वाक्य एक सांस में बोला जाता है, एक मुख्य क्रिया। लेकिन संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो और, तथा, इसलिए जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य? उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, जैसे कि, जैसे, तैसे से जुड़े वाक्य। समझ गया। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। प्रश्न 9, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, में त्रुटि पहचाने। उत्तर ए है, अनेकों गलत है, सही अनेक है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर करते हैं। लेकिन क्या अनेकों बोलना वैसा ही नहीं है जैसे अंग्रेजी में लोग पीपल्स बोल देते हैं? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, एक का अनेक। तो जो पहले से प्लूरल है उसे ओ लगाकर और बहुवचन बनाना अतार्किक है। मतलब ये अति सुधार या हाइपर करेक्शन है? एकदम सही। अब इसी में प्रश्न 10 देखिए, घर वर्ग कैसा शब्द युग्म है? उत्तर है ए, सार्थक निरर्थक। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, रोटी वोटी, चाय वाय। घर का अर्थ है, पर वर यहाँ निरर्थक है। ये भाषा को कैजुअल टोन देता है। अब भाषा के गहरे अर्थों की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 11। प्रश्न 11, आसक्ति का अर्थ। उत्तर है गहरी चाह या दिली लगाव, किसी चीज से इस कदर जुड़ जाना कि छोड़ना मुश्किल हो। और बाकी विकल्पों में निपुण का दक्ष और घृणा का नफरत। इसी में प्रश्न 12 मुहावरे का है, हाथ का मैल होना। इसका मतलब है अत्यंत तुच्छ होना जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जैसे हम कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। बिल्कुल। अब स्लाइड 12 पर जो माइथोलॉजी वॉल्ट है वो बहुत खास है। हाँ, पौराणिक संदर्भ। प्रश्न 13, ब्रह्मा का पर्यायवाची। उत्तर डी, लोकेश। और प्रश्न 14, विधि विधान से शुभ कार्य करना। उत्तर सी, अनुष्ठान। इसमें ब्रह्मा जी के पर्यायवाची देखिए, स्वयंभू, प्रजापति, कमलासन, शिवजी के पशुपति, नीलकंठ, विष्णु जी के लक्ष्मीपति। लेकिन वो जो एक शब्द है महेश्वर, उसने मुझे बहुत चौंकाया। हाँ, आमतौर पर हम महेश्वर सिर्फ भगवान शिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही तो, महा प्लस ईश्वर।
लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि महेश्वर शब्द शिव और विष्णु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ये परीक्षा में बहुत कंफ्यूज कर सकता है। सच में ये तो दिमाग घुमा देने वाला तथ्य था। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में आ गए हैं, स्लाइड 13 और 14, गद्यांश विश्लेषण। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचारों पर आधारित गद्यांश। प्रश्न 1, पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्यधर्मी हो, उसे कैसी संज्ञा दी गई? उत्तर है आदर्श परिवार। फुले जी का मानना था कि धर्म से परिवार की एकता नहीं टूटनी चाहिए। बहुत ही प्रगतिशील विचार। प्रश्न 2, महात्मा शब्द में संधि। उत्तर डी, महा प्लस आत्मा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। जब आ और आ मिलते हैं तो वो बड़ा आ ही बनाते हैं। ध्वनियों का लंबा हो जाना। अब स्लाइड 14, प्रश्न 3, महात्मा की उपाधि कब मिली? उत्तर डी, 1888। और प्रश्न 4 है, फूले की सबसे बड़ी विशेषता, जिसका उत्तर बी है, जो कहते थे वही आचरण में उतारते थे। और आखिरी प्रश्न 5, उचित शीर्षक। उत्तर सी, ज्योतिबा फूले के आदर्श विचार। देखो, अगर हम इसे भाषा विज्ञान से जोड़ें तो फूले का जीवन कथनी और करनी के बीच के सही सामंजस्य का प्रतीक था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सही वाक्य में व्याकरण का सामंजस्य होता है। एकदम सही। जब शब्द और विचार एक सीध में हों तभी भाषा दोष रहित होती है। क्या बात है। और इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी स्रोत सामग्री की अंतिम स्लाइड यानी स्लाइड 15 पर आ गए हैं। यहाँ नीलेश शर्मा जी का एक बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य है, इस क्लास को हम एक ऐतिहासिक क्लास घोषित करेंगे। जो पेपर में आएगा वो इस क्लास से आएगा। ये आत्मविश्वास उस मेहनत का नतीजा है जो हर एक विकल्प को डिकोड करने में लगी है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए स्रोत दस्तावेज से कार्य भी है। आज का गृह कार्य है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उत्तर आप स्वयं खोजें। हाँ, खुद से खोजने पर कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाते हैं। तो आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। कल सही समय पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।